है जम्मू कश्मीर के बारामूला से कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बारामूला में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी भी मिली है। सूचना मिलने के बाद इस तुरंत सुरक्षा बल एक्टिव अलर्ट मोड पर आ गए और पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च अभियान लगातार जारी है। सीधे जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर जैसे ही इस बात की इनपुट सेना तक पहुंची, सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। बारामूला से सीधे तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और वजह है कि आतंकियों के छिपे होने का कुछ इनपुट सेना तक पहुंचा था और जैसे ही सूचना उन तक पहुंची वैसे ही पूरे इलाके को घेर के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की जम्मू कश्मीर के बारामूला से बता रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा जिस तरह डोडा में आतंकियों के द्वारा हमला किया गया, हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद एक एक करके फिर चाहे कुपवाड़ा हो या जम्मू कश्मीर के रिहायशी वो इलाके जो जहां पर घने जंगल है, जहां पर वो रैकी कर लेते हैं हर एक एक चप्पा चप्पा जहां उनको मालूम होता है। और इस घने जंगल के बीच में सबसे ज्यादा कठिन यही होता है सर्च ऑपरेशन चलाना। ड्रोन के जरिए भी नहीं पता लगाया पाता कि उस घने जंगल में आतंकी कहां छिपे होते हैं। लेकिन बारामूला में जैसे ये इनपुट मिला सेना के जवानों को कि कुछ आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं, पूरे इलाके को घेर लिया गया। सर्च ऑपरेशन बारामूला में चलाया जा रहा है और आने की मांग को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जनसंख्या को लेकर फिर विवादित बयान दिया। बीजेपी विधायक ने कहा कि 15 से 20 साल तक हम दो, हमारे एक और उधर 4 बेगम और 36 बच्चे की स्थिति चलती रही तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बाल मुकुंद आचार्य का यह बयान दौसा के लालसूर विधानसभा के समासा गांव में गौ पूजन और पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सामने आया है। आपको भी सुनाते हैं। और यही स्थिति चलती रही, मैं और मेरी 4 बेगम और 36 बच्चा, तो 15 से 20 साल बाद आपका बच्चा निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये याद रखना कड़वी बात है। अन्यथा एक हैदराबाद से बकरा बंदर करता है, वो बकरा क्या कहता है आपको पता है? वो बकरा हैदराबाद से कहा करता है कि तुम जनसंख्या बढ़ाओ, फिर 15-20 साल बाद हम ही राज करेंगे। फिर बात का राज करेंगे, दे ठगोरा दे लाद बाहर कर देंगे, दिमाग से निकाल देना कीड़ा। आज बचा पाओगे तो 15-20 साल बाद रिजल्ट आएगा, अन्यथा 15-20 साल बाद बार बार मोदी थोड़े बचाने आएगा। राजधानी जयपुर में एक महिला को होटल में कमरा दिलाने के बहाने घर ले जाकर गैंगरेप करने वाले बदमाशों की पुलिस ने सरे बाजार परेड निकाली है। एसीपी भोपाल सिंह भाटी और विद्याधर नगर थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया की अगुवाई में पिछले दिनों गैंगरेप के आरोपी अमन कुरैशी, शाकिर कुरैशी, शहाबा खान और अल्ताफ खान को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी पहचान परेड और मौका तस्दीक के दौरान पुलिस टीम ने आरोपियों को पैदल घुमाया ताकि उनका डर भी पब्लिक में खत्म हो। और दौसा की कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी क्लेम उठाने के लिए कार चोरी की झूठी कहानी रचकर वाहन को खुर्द बुर्द करने की वारदात को अंजाम देने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से एक बाइक भी जब्त की है। कोतवाली थाना इंचार्ज हीरालाल ने बताया कि 23 जुलाई को दीपक प्रजापति निवासी रायपुर आंधी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और रायपुर से कार की सर्विस करवाने व कपड़ा लेने के लिए दौसा आया था। शाम 5:30 बजे मंडी रोड पर कार खड़ी करके कपड़े लेने गया, जहां से वापस लौटने पर कार नहीं मिली तो रिपोर्ट दर्ज कराई। तो पुलिस को गुमराह किया था अपराधी की सारी चाल, लेकिन फेल हो गई पुलिस के सामने। लोन चुकाने के मामले में ये पूरी जितनी वारदात थी, पूरी कहानी रची गई थी, लेकिन कहानी का जो हीरो है वो पुलिस है, तो उनके सामने जितने भी चाल चली गई थी वो धराशायी हो गए और जो इसमें संलिप्त थे उनको गिरफ्तार भी किया गया, मुकदमा भी दर्ज कराया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उन बदमाशों की जिसको पुलिस ने दस्तयाब किया है। तो बोलेरो कार के लोन को चुकाने के लिए ही ये पूरी साजिश रची गई थी, लेकिन अपने ही जाल में फंस गया।
बोलेरो का मालिक। में जब सीसीटीवी फुटेज और अन्य आधार पर संदिग्ध को पकड़ा तो एक बाइक पर दो लड़कों का आना और उसमें से एक लड़का उतर के बोलेरो ले जाना और बाइक को वापस चले जाना, इस प्रकार का आया। उस बाइक का पहचान करके उन दोनों को जब राउंड अप करके इन्वेस्टिगेशन किया तो तथ्य सामने आया कि ये बोलेरो खुद जो सूचनाकर्ता वाहन का मालिक दीपक है उसी ने चोरी करवाई है। और इधर पाकिस्तानी महिला महविश और राजस्थानी युवक रहमान की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया है। रहमान की पहली पत्नी फरीदा बानो ने उसके खिलाफ हनुमानगढ़ में भादरा में केस दर्ज कराया और फरीदा बानो ने रहमान पर उसे 3 तलाक देकर पाकिस्तानी लड़की से निकाह करने का केस दर्ज कराया है। इसके साथ ही उसने पति रहमान और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। कौन है महविश, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। महविश के 12 और 7 साल के 2 बच्चे हैं। सीधे पाकिस्तान से आ गई और अपने आशिक के लिए भारत, और उसके बाद पहली पत्नी उनके आशिक की है, बच्चे भी हैं। अब पहली पत्नी ने ससुराल पक्ष पर और पति पर आरोप लगा दिया है और मुकदमा भी दर्ज कराया। कहा गया कि 3 तलाक जो कि बैन है, अब इस गैर कानूनी है, वो 3 तलाक नहीं दे सकते हैं। 3 तलाक देकर उसको छोड़ा गया। दहेज प्रताड़ना का भी आरोप पहली पत्नी के द्वारा लगाया गया है। रहमान की पहली बीवी ने अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सीधे वो थाने पहुंची और थाने में जाकर यानी कि हनुमानगढ़ के भादरा में जाकर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। दहेज के गंभीर आरोप ससुराल पक्ष और पति के ऊपर 3 तलाक के साथ मुकदमा दर्ज कराया गया है। करते थे, पैसे की डिमांड करते थे, इतने मंगाओ तेरे पापा से, अच्छा, वरना मारेंगे तेरे को। उस समय विदेश में रहता था क्या? हाँ, उसमें भी। अच्छा, आते थे तब तंग करते थे। यहाँ फिर वहाँ ज़रूरत होती थी ना पैसे की तो बोलते यहाँ फिर अपने भाई से अपनी माँ से तंग करवाते। अच्छा, तो आपकी एक लड़की है एक लड़का है क्या? जी। आप हमारे साथ फरीदा के पिता हैं जी। बताइए फरीदा, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से या लोगों से, समाज से? जी सर, मेरा कहना यही है कि मुझे मेरे बच्चों का मेरे बेटे का हक चाहिए। मेरे बच्चों का मेरे बेटे का हक चाहिए। सरकार से निवेदन है मेरी कि ये जो मामला चल रहा है, जो पाकिस्तान से लड़की आती है, शादी करती है, एक दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करी आप, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए कोई न कोई हल निकाले ताकि दूसरे बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो। जैसे मेरी बच्ची की ज़िंदगी खराब हुई है, वैसे किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो। ऐसा कानून निकाले ताकि क्या है, कोई पाकिस्तान से, पाकिस्तान का हाल खराब हो रहा है, पाकिस्तान से लड़के आ रही हैं, मुझे यही काम करेंगे। एक नहीं काफ़ी केस हो गए। मेरी सरकार से निवेदन है कि कोई ऐसे कानून निकालने के लिए कि ये अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब ना करें। और सीधे आपको अब खबर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से बता रहे हैं, जहां पानी भरने से छात्रों की हुई मौत के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर अभिषेक गुप्ता और देशराज सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया था और फिर दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों राजेंद्र नगर थाने से कोर्ट ले गई है, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज की है। दरअसल दिल्ली में शनिवार की शाम को हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। पानी 10 से 12 फीट के अंदर भरा था, जहां पर जो कोचिंग छात्र के जो चश्मदीद गवाह थे वो ये बता रहे थे कि पानी चंद मिनटों के अंदर 10 से 12 फीट भर गया कि वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की इसमें संदिग्ध मौत हो गई थी। उसके बाद से सियासत जिस तरह हुई आपने देखा ही, लेकिन ये हैरान कर देने वाली खबर थी कि अगर वहां का ड्रेनेज सिस्टम सही होता तो शायद 2-3 मिनट में 10 से 12 फीट बेसमेंट में पानी ना भरता और बेसमेंट में रहे छात्रों को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। यूपीएससी जैसे, आईएएस जैसे या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को नहीं पता था कि दिल्ली की बारिश या ड्रेनेज सिस्टम उनके लिए जान की आफत बनकर आएगी। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिन के लिए।
और दिल्ली में यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद सोए हुए अफसरों और नेताओं की नींद टूटी है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं, उनकी जांच के बाद एमसीडी ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी और इस मुहिम को पूरी दिल्ली में चलाने की तैयारी है। इस केस में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए गए। उसकी जांच हो रही है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर में मौत का तहखाना। अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर में कितने कोचिंग सेंटर। यूपीएससी की अवैध फैक्ट्रियों पर कब लगेगा ताला। बाढ़ की शक्ल में मौत यहां आई या बुलाई गई। क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों को मौत के मुंह में धकेला गया? यह सवाल हर जुबान से निकल रहा है। सवाल यह भी है कि दिल्ली में कहां कहां बने हैं ऐसे डेथ चैम्बर। ऐसे भयावह हादसे को कौन कौन दावत दे रहा है, इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए भयावह हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन जो दर्दनाक और भयानक हादसा आईएस कोचिंग सेंटर में हुआ, उसके कई वीडियो कलेजा कपा रहे हैं। मौत ने कैसे धावा बोला, महज कुछ मिनट में कैसे 3 जिंदगियां खत्म हो गई। क्यों कुछ मीटर की दूरी नौजवान छात्र नहीं लांघ पाए। गटर के पानी में दम घोटू मौत के दृश्य रूह कपाने वाले हैं। तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की हैं, जहां 3 छात्रों की मौत हो गई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था। घुटने तक पानी भरने के बाद ही बेसमेंट में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले इत्मीनान से यहां बनी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। देखते ही देखते बेसमेंट में जल प्रलय आ गया। मटमैले सैलाब से बेसमेंट लबालब भर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। बेसमेंट में बाढ़ के हालात बनते ही भगदड़ शुरू हो गई, लेकिन वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था। ऊपर से गंदे और मटमैले पानी के चलते कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे छात्र एक एक कर बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को जल भराव की जानकारी मिली। फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब तक बेसमेंट से 14 छात्रों को निकाला जा सका, पानी 12 फीट ऊंचे बेसमेंट की छत को छूने लगा था। हादसे का ये दूसरा वीडियो देखिए। हृदयेश चौहान नाम के चश्मदीद ने यह वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे के वक्त वो भी बेसमेंट में फंसा था। हृदयेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। जिस जगह बेसमेंट की लाइब्रेरी बनाई गई थी, वहां आने जाने का एक ही रास्ता है। पूरा कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना हुआ है। बेसमेंट में फंसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहले रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। बाद में एनडीआरएफ के गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए जा रहे बचाव अभियान में 14 छात्र बचाए गए।
और अब बात महाराष्ट्र के नवी मुंबई की, जहां पर एक लड़की की निर्मम हत्या मामले में आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। पुलिस ने लड़की की पहचान कर ली है। लड़की का चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया था ताकि पहचान ना हो पाए। लड़की की हत्या करने वाले शख्स दाऊद शेख की भी आज गिरफ्तारी हो सकती है। 24 जुलाई को नवी मुंबई में लड़की की निर्मम हत्या करने के बाद से ही दाऊद शेख फरार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हो सकता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है या फिर नहीं। और इधर मौसम विभाग का फिर से अलर्ट जारी है। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 29 जिलों में येलो अलर्ट भी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो 4 विभागों में ऑरेंज अलर्ट है और 29 विभागों में माफ करिएगा जिलों में 29 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी उदयपुर में दी गई है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही यहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी लगातार मूसलाधार बारिश आफत बनकर तो टूट रही है। एक तरफ लोगों को राहत मिल रही है गर्मी से, तो दूसरी तरफ जिस तरह सड़कों पर जन सैलाब या बाढ़ टूटे हैं या उफान नदियां अपने उफान से ज्यादा बह रही हैं, वो जरूर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर चंपावत और नैनीताल में दिखने को अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया है कि बाकी जिलों के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। पहाड़ में कई जगह बारिश ने जमकर तबाही मचाई और बारिश से कई सड़कें भी बंद हैं। तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून की तस्वीरें, पहाड़ों पर आसमानी आफत है। आईएमडी की चेतावनी भी है कि बारिश फिर से तबाही मचाने के लिए तैयार है। और चमोली से बड़ी खबर है, यहां बिना बारिश ही अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियर के लगातार पिघलने से अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं डीएचडीसी जल विद्युत परियोजना के डैम साइड में अचानक जलस्तर बढ़ गया। कंपनी के अधिकारी अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं और ये कारण बारिश तो है ही, लेकिन ग्लेशियर जिस तरह लगातार पिघल रहे हैं इस वजह से बिना बारिश के ही अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। एमडी हालांकि नजर बनाए हुए हैं बढ़ते जलस्तर पर। जो अधिकारी हैं कंपनी के अधिकारी अलकनंदा के, वो नजर बनाए हुए हैं। चमोली के अलकनंदा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो नदी अपने उफान से ऊपर बह रही है, इसका कारण ग्लेशियर का पिघलना बताया जा रहा है। बारिश नहीं बल्कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से अलकनंदा नदी अपने उफान से ज्यादा बह रही है और ऊपरी इलाकों में अब ये चिंता का सबब बनता जा रहा है। चलिए, उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में एक बार फिर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। जलस्तर बढ़ने से गंगा उफान में बह रही है, जिससे लगातार घाटों को नुकसान पहुंच रहा है। गंगा नदी के उफान से भवनों और आश्रम को भी भारी खतरा है। और इधर बागेश्वर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। इस मॉनसून में सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों के बाद आवासीय मकानों को हुआ है। पूरे जिले में अब तक 100 से ज्यादा मकान खतरे की जद में आए हैं, जिसके चलते कई लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े। बारिश से कई जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। वहीं कपकोट में बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। और सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। जिला अस्पताल प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही का आलम यह है कि जिला अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद बिजली कटौती के दौरान अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। अस्पताल को इलाज की जरूरत, बिजली कटौती खोल रही अस्पताल की पोल, बिजली कटौती से ठप हुआ
अस्पताल में काम, 2-2 जनरेटर, फिर भी अस्पताल में अंधेरा। खराब जनरेटर ठीक नहीं करा रहा अस्पताल प्रशासन। बिजली कटौती से मरीज और तीमारदार दोनों परेशान। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता के चलते जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। जिला अस्पताल के हालात ये हैं कि अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद भी बिजली कटौती के दौरान अस्पताल में हर तरफ अंधेरा हो जाता है और अस्पताल के वार्डों सहित अस्पताल की सभी यूनिट अंधेरे में डूब जाती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को एक बार फिर से देखने को मिला, जब बिजली कटौती के चलते जिला अस्पताल की बिजली ही गुल हो गई। बिजली गुल होने के साथ ही पूरे जिला अस्पताल में अंधेरा छा गया। वार्डों सहित ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, जांच वेब, सिटी स्कैन सेंटर, एक्सरे रूम, दवा वितरण एवं पर्ची काउंटर सहित अस्पताल की सभी यूनिट में काम ठप हो गया, जिससे मरीज और उनके तीमारदार, वहां मौजूद कर्मचारी भी परेशान दिखाई दिए। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? 8 बजे से लाइट जा रही है तो 10 साढ़े 10 बजे तक की कटौती है, 10:30 बजे तक आएगी। तो सामान्य चिकित्सालय में क्या लाइट का जनरेटर भी है, सभी चीजें? फिर जनरेटर है पर वो क्या खराब हो गया, खराब होने के कारण नहीं आ रही। इस मामले में जिला अस्पताल के कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर अकरम का कहना है कि जल्द ही अस्पताल में एक मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था की जाएगी और अस्पताल में बिजली की अलग से लाइन के प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्य चिकित्सालय एक ऐसा जगह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे गंभीर रोगी जो है विभिन्न मशीनों पर रहते हैं, तो उन मशीनों के लिए निरंतर बिजली की सप्लाई की आवश्यकता है। यदि जो हॉस्पिटल के लिए एक अलग से ऐसी सेपरेट लाइन जो है बिजली विभाग से दी जाए, जिसमें कि बिजली जो है कटे नहीं उसकी आपूर्ति, वो एक उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि एक मोबाइल जनरेटर, उसका हम अभी इस समस्या को देखते हुए सोच रहे हैं। उच्च अधिकारियों से हम RMR इसकी मीटिंग में इस बात को लेकर वार्ता करेंगे कि एक मोबाइल जनरेटर हमारे चिकित्सालय को उपलब्ध कराया जाए। भले ही अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा हो कि जल्द ही मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद भी उन्हें ठीक कराने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। ऐसे में बिजली सप्लाई नहीं होने से कई मशीनरी भी बंद हो जाती है, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर खतरा पड़ सकता है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और इधर गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द होगी या बचेगी, इसका फैसला आज इलाहाबाद हाई कोर्ट दोपहर करीब 12 बजे सुनाएगा। दरअसल अफजाल अंसारी को पिछले साल गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है और इस मामले में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच फैसला सुनाएगी। बता दें कि अफजाल अंसारी के केस में सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अफजाल अंसारी को अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है और गैंगस्टर मामले में मिली सजा रद्द नहीं होती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो जाएगी। तो 4 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब देखना है कि 12 बजे कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। बड़ी खबर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस समय की बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी की सदस्यता लोकसभा की क्या बचेगी या फिर नहीं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से इस समय ये लोकसभा के सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा जीत कर आए हैं, लेकिन अब देखना है कि 4 जुलाई को जो कोर्ट ने फैसला लिया था, जो सुरक्षित रख लिया था, अब ये किस्मत होगी अफजाल अंसारी की अगर उनके हक में फैसला आता है। अगर उनके हक में फैसला नहीं आता है तो सदस्यता से भी इनको पीछे हटना पड़ेगा। और एक और खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश से बुलाकर झुंझुनू में लूट करने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। दरअसल यूपी के 2 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना 20 जुलाई की है। आरोपियों ने डिजिटल डॉलर देने के नाम पर यूपी से झुंझुनू बुलाया और फिर सुनसान जगह पर पीड़ितों को घेरकर 15 लाख रुपए लूट लिए। मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस ने लूट की रकम में से 2.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। 7/24 को डिजिटल डॉलर देने के लिए
आतिल हुसैन व साहिब को फोन करके बुलाया गया झुंझुनू। यहाँ अगरसेन सर्किल पे बुलाने के बाद में एक स्कूटी उसके आगे आगे चली, वह सनशाइन होटल से थोड़ा दूर ले जाके उनकी गाड़ी रोक दी। तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल, और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम गोरबंद।